नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ईडू एक्सप्रेस में। तो आइए आज हम लोग हिस्ट्री ऑप्शनल जो सिलेबस है बीपीएससी का उसको देखते हैं। यह जो सिलेबस है ये बीपीएससी की आयोग के जो वेबसाइट है वहाँ से लिया गया है, तो आप लोग भी जाके इसे अवेल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। देखिए, इतिहास में जो आपको वैकल्पिक विषय जो होता है उसमें बीपीएससी में आपको कुल 300 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं और 3 घंटे के लिए पेपर होता है यह। तो अगर देखा जाए तो इसके अलावा भी 2 जीएस के पेपर होते हैं, GS 1 और GS 2, दोनों भी 300 मार्क्स के होते हैं, यानी कुल 900 मार्क्स के कुल मुख्य परीक्षा होता है। 100 मार्क्स का जो आपका हिंदी क्वालिफाइंग होता है, उसके अलावा जो अगर बात किया जाए तो बाकी इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं। जिसको अगर देखा जाए तो 12 क्वेश्चन कुल इसमें होते हैं, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन लिखना होता है, यानी आपको 6 क्वेश्चन 300 मार्क्स के होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 50 मार्क्स के हुए। तो आइए इसको देखते हैं सेक्शन वाइज कैसे क्या है। देखिए, इसमें जो है आपको ये चारों सेक्शन कंप्लीट होता है। अगर बात किया जाए तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ये तीनों भारतीय इतिहास का सेक्शन है, जिसमें से आपका प्राचीन और मध्यकालीन को सेक्शन 1 में रखा गया है, इसको सेक्शन 1 में रखा गया है, और इसको पार्ट 1 और इसको पार्ट 2 ये कहते हैं। उसी रूप से आधुनिक भारत और विश्व इतिहास जो होता है इसको सेक्शन 2 में रखा गया है, और इसको पार्ट 1 इसका है और ये पार्ट 2 है। तो इस प्रकार से पूरा विभाजन होता है। तो इसमें सेक्शन 1 से आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं, सेक्शन 2 से 3 क्वेश्चन करने होते हैं, और जैसे कि सेक्शन 1 में पार्ट 1 और पार्ट 2 है तो इसमें से 2 क्वेश्चन ले सकते हैं, इसमें 1 क्वेश्चन, या फिर इसमें 2 इसमें 1। उसी रूप से इधर भी इसमें 2 इसमें 1, या फिर इसमें 2 इसमें 1 रूप लिख के आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो कुल आपको लिखना है 3 प्रश्न लिखना है जो 50 नंबर का, यानी 150 का इधर होगा और इधर भी आपका 150 का होगा मार्क्स। तो ये कुल मिला के आपको ये मार्क्स का ये कैलकुलेशन है। तो आइए इस पूरा वीडियो में जानते हैं हम लोग पूरा सिलेबस को, इतिहास के सिलेबस को देखते हैं, और कौन कौन महत्वपूर्ण टॉपिक है उसे भी पॉइंट आउट करते हुए हम लोग पूरा वीडियो का अंत करेंगे। आइए इसके साथ मैं मनीष कुमार, मेरे बारे में देख सकते हैं। साथ में आप ईडू एक्सप्रेस से विभिन्न सोशल साइट्स पर जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जरूर जुड़िए। और साथ में ही आप ईडू एक्सप्रेस जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में प्रेस द बेल आइकन। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो तो पेज को लाइक कीजिए। आइए तो हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, सेक्शन 1 इतिहास का जो सेक्शन 1 है आपका भाग क यानी पार्ट 1, उसके जो भारतीय इतिहास का है इसको जो आपको एंशिएंट टाइम से लेकर 760 ईस्वी तक सन तक आपको इसमें इतिहास को पढ़ना है। जिसमें से अगर स्टार्टिंग किया जाए तो पॉइंट 1 किया जाए तो पार्ट 1 में आपका आ जाएगा सिंधु सभ्यता, सबसे पहला है टॉपिक, जिसमें आपको सिंधु सभ्यता के बारे में उद्गम पढ़ना है, उसका विस्तार पढ़ना है, उसका एक्सपेंड कहाँ कहाँ हुआ, प्रमुख विशेषताएं पढ़नी है, उसके महानगर के बारे में पढ़ना, व्यापार और संबंध के बारे में पढ़ना, ह्रास के कारण यानी उसके पतन के कारण पढ़ना, उत्तरजीविता और सातत्य के कारण उसको पढ़ना है, यानी सातत्य मतलब ये कंटिन्यूटी, तो इसको पढ़ना है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट देखा जाए तो वैदिक युग है, वैदिक साहित्य, वैदिक युग का भौगोलिक क्षेत्र, उसके बाद सिंधु सभ्यता और जैविक, यानी ये जो वैदिक है, जैविक नहीं, यहाँ वैदिक या वैदिक संस्कृति के बीच में असमानताएं और समानताएं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी देख लें। इसके अलावा राजनीति, सामाजिक, आर्थिक प्रतिरूप, महान धार्मिक विचार और रीति रिवाज, इसको भी वैदिक जो सभ्यता के अंतर्गत है तो उसे भी पढ़ना है। तीसरा पॉइंट अगर है तो मौर्य काल से पूर्व है। मौर्य काल के पूर्व जो आप लोग जैसे जानते हैं धार्मिक आंदोलन हुए थे, जैसे कि जैन और बौद्ध धर्म के और अन्य जो धर्म उद्भव हुए थे हिंदू धर्म के विरोध में, उसको पढ़ना है। सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ना है कि इन कारणों से उस टाइम की परिस्थिति क्या थी, सामाजिक और आर्थिक। उसके बाद है कि मगध साम्राज्य का गणतंत्र और वृद्धि, कैसे मगध साम्राज्य का स्थापना हुई, और बिहार के संदर्भ में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है मगध साम्राज्य, तो इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद अगला पॉइंट है मौर्य साम्राज्य, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है मौर्य साम्राज्य। तो इसके जो आपके साधन है, इसको सोर्स है, उसको भी पढ़ना है। उसके साम्राज्य प्रशासन का उद्भव पढ़ना है, वृद्धि और पतन पढ़ना है, मतलब कैसे ये बढ़ा, एक्सपेंड हुआ, कैसे ये डिसइंटीग्रेट हुआ। उसके बाद सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या थी मौर्य साम्राज्य में, उसे भी देखना है। उसके बाद अशोक की नीति अशोक धर्म कहलाती है, उसे भी पढ़ना है। उसका सुधार काल, जो उसमें जितने भी सुधार किए गए आपका सामाजिक, आर्थिक और विभिन्न स्तर पर जो, उसको भी पढ़ना है। तो ये आपको मौर्य काल में महत्वपूर्ण है। तो ये सोर्स से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली पूछ लिया जाता है, इसके प्रशासन से पूछ लिया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मौर्य काल के बाद अगर बात किया तो उत्तरी और दक्षिणी भारत में प्रमुख राजवंश, उस टाइम में जो राजवंश थे उसके बारे में देखना हम लोग को। दक्षिण भारत में कौन कौन सब थे, जैसे कि पल्लव, चेर, पांड्य, उसके बारे में देखना है। उसके बाद आर्थिक और सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, तमिल धर्म, महायान का उदय। देखिए, तो आपका जो आर्थिक और सामाजिक है उसके साथ में सांस्कृतिक, प्राकृतिक और तमिल धर्म का जो उदय हुआ उसको पढ़ना है। महायान का उदय और ईश्वरवादी उपासना, ये दोनों भी खत्म करना है।
इसके अलावा कला की बात किया जाए तो गंधार कला, मथुरा कला और अन्य स्कूल जो है इसे भी पढ़ना है आप लोगों को। और आपको केंद्रीय सेंट्रल एशिया से जो आपका रिलेशन है इंडिया का, उसको भी पढ़ना है, तो केंद्रीय एशिया से संबंध भी पढ़ना है। तो अभी तक हम लोग 5 पॉइंट देख चुके हैं। इस प्रकार से अगर छठा पॉइंट की बात किया जाए तो ये गुप्त काल है। गुप्त काल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुप्त साम्राज्य का उदय के बारे में पढ़ना है और पतन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद इसे बकाट कास ये जो पद्धति है इसके बारे में देखना है। उसके प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था, साहित्य, कला, धर्म, दक्षिण पूर्व एशिया से संबंध, तो इन सब विभिन्न टॉपिक को देखना। और जिसे गुप्त कला के संदर्भ में, काल के संदर्भ में है कि यह गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसके जो मत हैं और इसके जो मत अंतर है, मत के जो अंतर हैं उसको भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो क्यों इसको स्वर्ण युग कहा जाता था और क्यों इसको स्वर्ण युग नहीं कहा जाना चाहिए, तो इसको जो विभिन्न इतिहासकारों के बीच में डिबेट है उसे भी आप लोग पढ़ लीजिए। साथ में क्या है, गुप्त काल के पश्चात 500 से 700 AD जो था उसमें जो पुष्यभूति शुंग था, उसके बाद आपका पुष्यभूति, उसके बाद मुखादेश, उसके पश्चात गुप्त राजा जो हुए उसके बारे में पढ़ना है। उसके अलावा हर्षवर्धन, उनका काल, बादामी के चालुक्य, पल्लव समाज, प्रशासन, कला और अरब विजय। तो ये जो मुख्य टॉपिक है इसको आप लोगों को पढ़ना है। गुप्त काल के बाद जो था पल्लव, आपका समाज, प्रशासन और कला, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है दक्षिण भारत के इतिहास में भी। तो इसे भी अच्छे से खत्म कर ले, तो इससे प्रश्न BPSC में आ जाते हैं। अगला पॉइंट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और ज्ञान का सामान्य पुनरीक्षण। तो इस जो प्राचीन काल में है तो उसमें जो साइंस टेक की क्या ग्रोथ हुई, इसके बाद एजुकेशन के मामले में, नॉलेज के मामले में क्या बढ़त हुई, उसके बारे में हम लोगों को ओवरऑल नॉलेज रखना है पूरे प्राचीन काल के। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पार्ट 2 में देखते हैं, सेक्शन 1 का ही है। इसमें मध्य युगीन जो भारत है 750 AD से लेकर 1200 AD तक का है, पढ़ना है इसमें। जैसे पहला जो अगर पॉइंट की बात किया जाए तो राजनीतिक और सामाजिक दशा जो उस टाइम की थी इस पीरियड के दौरान। उसके अलावा राजपूत और उनकी नीतियाँ, सामाजिक संरचना, भू संरचना और इनका समाज पर प्रभाव। तो देखिए ये राजपूत है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके राजपूत की उत्पत्ति के संबंध में आपका प्रश्न बनता है। उसके बाद राजपूत के जितने भी उस टाइम में राजवंश थे उसके नीतियाँ जो थी, सामाजिक संरचना थे, भू संरचना, इस सब के बारे में भी हम लोग अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद अगर दूसरे पॉइंट की बात किया जाए तो यह व्यापार और वाणिज्य है। ये आपको जो ट्रेड एंड कॉमर्स किस टाइप से डेवलप हो रहा था उसके बारे में देखना है। उसके बाद कला, धर्म, दर्शन और शंकराचार्य, इनके जो दर्शन है शंकराचार्य के, और उस टाइम में जो भी धार्मिक गतिविधि जो हो रही थी उसके बारे में अध्ययन करना है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो तटवर्ती क्रियाकलाप में अरबी से संबंध, आपसी संस्कृति प्रभाव। तो जैसे अरब से संबंधित, भारत से प्राचीन समय से ही अरब का जो है ट्रेड जो रिलेशन था वो स्थापित था। तो उससे जो संबंध है उसके में क्या आयाम नए आए हैं उसको पढ़ना है, और कुछ जो संस्कृति जो पढ़ा है उसको भी देखना है। इसके बाद अगर 5वां पॉइंट की बात किया जाए तो राष्ट्रकुल, इतिहास में उनकी भूमिका। तो यहाँ राष्ट्रकुल नहीं राष्ट्रकूट होगा, इतिहास में उसकी भूमिका। कला और संस्कृति में योगदान, चोल साम्राज्य, स्थानीय स्वायत्त सरकार, भारतीय ग्राम पद्धति के लक्षण, दक्षिण में समाज, अर्थव्यवस्था, कला और विद्या। देखिए ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है BPSC के लिए, क्योंकि इससे जो है लगातार 2 बार प्रश्न पूछ लिया गया है। चोल साम्राज्य की विशेषता के बारे में पूछ लिया गया है। तो जो उसकी विशेषता थी तो स्थानीय स्वायत्त सरकार के बारे में थे, जो भारतीय ग्राम पद्धति के जिसमें लक्षण मध्योदय थे, जो आज के डेट में आप पंचायती राज सिस्टम देखते हैं। उसके अलावा छठा पॉइंट की बात किया जाए तो मोहम्मद गजनवी के आक्रमण से पूर्व भारत समाज में अलबरूनी के दृष्टांत। ये देखिए अलबरूनी के जो दृष्टांत है, रेहाला इसका मेरे बुक है या फिर क्या बुक है, आप लोग कमेंट में नाम बताएं इसका, अलबरूनी के बुक के नाम, आपका नाम। तो इसका जो दृष्टांत था उसको भी बहुत ही इम्पोर्टेंस से देखा जाता है हिस्टोरिकल व्यू से, तो इससे भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। आगे बढ़ किया जाए, देखिए उत्तर भारत में दिल्ली सुल्तानों की नींव, कारण और परिस्थितियाँ, भारतीय समाज पर उनका प्रभाव। तो यह जो है आपका जो दिल्ली सल्तनत उस टाइम में इस्टेब्लिश हुआ था, उसके क्या कारण थे, उसका एक्सपेंशन कैसे हुआ, उस टाइम में क्या सिचुएशंस थे उसके बारे में पढ़ना है, और समाज पे उन पे क्या इम्पैक्ट हुए। उसके अलावा खिलजी साम्राज्य, साक्षरता और आशय, प्रशासनिक और आर्थिक विनियमन, राज्य एवं जनता का उनका प्रभाव था। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे जो टॉपिक आपका जो अलाउद्दीन खिलजी के जो रिफॉर्म थे, आपके जो सैनिक सुधार थे, बाजार सुधार थे, जो आपके कर सुधार थे, तो ये विभिन्न सुधारों को प्रशासनिक और आर्थिक विनियमन जो किया गया था उसके बारे में अच्छे से पढ़ना। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है मेंस के हिसाब से, तो इसे भी आप लोग अच्छे से खत्म कर ले। उसके बाद क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन राज्य नीतियों और प्रशासनिक सिद्धांतों का नवीन स्थिति, फिरोज शाह धार्मिक नीतियों का लोक निर्माण,
के बारे में भी पढ़ना है। तो फिरोज शाह जो तुगलक था उसके जो धार्मिक नीति थी और जो आपका लोक निर्माण का कार्य था उसको पढ़ना है, और उसको मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ना है। यह भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बीपीएससी में इससे भी प्रश्न आ जाते हैं। तो आपका खिलजी साम्राज्य हुआ, आपका तुगलक साम्राज्य हुआ, इससे पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए आपका नॉर्मली है ये 10वां पॉइंट है, आप लोगों को जानकारी रखना चाहिए दिल्ली सल्तनत का विघटन का क्या कारण था, भारतीय राजतंत्र और समाज पर इनका प्रभाव क्या हुआ। इसके बाद अगर 11वां पॉइंट की बात किया जाए तो राज्य का स्वरूप और विशेषताएं देखना था, जिसको राजनीतिक विचार और संस्थाएं, कृषक संरचना और संबंध, शहरी केंद्रों की वृद्धि, व्यापार, लघु वाणिज्य, शिल्पकारों, कृषकों, नवीन शिल्प, उद्योगों और प्रौद्योगिकी, भारतीय औषधियों की स्थिति के बारे में भी देखना था, उस टाइम में क्या क्या डेवलपमेंट हुए। उसके बाद अगर 12वां पॉइंट की बात किया जाए तो भारतीय संस्कृति पर इस्लाम का प्रभाव, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या इम्पैक्ट हुए थे इस्लामिक जो आपका रिलीजन है उसका। मुस्लिम रहस्यवादी आंदोलन जैसे भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन जो हुआ था। उसके बाद भक्ति संतों द्वारा प्रकृति और सार्थकता, महाराष्ट्र धर्म जो था उस टाइम में क्या हुआ था इसे भी जान लें। उसके अलावा वैष्णव पुनरुद्धारकों के आंदोलन की भूमिका, चैतन्य के आंदोलन की सामाजिक और धार्मिक सार्थकता, मुस्लिम समाज के जीवन पर हिंदू समाज का प्रभाव। तो ये देखिए ये जो पूरा काल है आपका भक्ति और सूफी काल है, यह भक्ति और सूफी काल है, सूफी तो ये भक्ति और सूफी काल को अच्छे से आप लोग खत्म कर ले। उसके बाद अगर 13वां पॉइंट की बात किया जाए तो विजयनगर साम्राज्य है, या इसकी जो उत्पत्ति हुई थी उसका जो वृद्धि हुआ था। उसके अलावा क्या कला, साहित्य, संस्कृति में उसका योगदान क्या है उसे भी बढ़ लें। सामाजिक और आर्थिक स्थितियाँ, प्रशासन की पद्धति, विजयनगर साम्राज्य का विघटन। तो यह जो है आप लोगों को ओवरऑल विजयनगर साम्राज्य को पढ़ लेना है। तो यह भी महत्वपूर्ण जगह एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इस रूप से अगर बात किया जाए तो इतिहास के स्रोत, प्रमुख इतिहासकार के शिलालेख, मंत्रियों का विवरण। तो ये इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं, ये तो बहुत ही इतिहास में महत्वपूर्ण होता है, यही इसी के आधार पर भी इतिहास की व्याख्या की जाती है किसी भी चीज़ों के। उसके 15वां पॉइंट है कि उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी, उसके बाद बाबर की लड़ाई चढ़ाई के समय हिंदुस्तान में राजनीतिक और सामाजिक स्थिति जो उस टाइम में थी क्या थी वो आप लोगों को ध्यान रखना। उसके अलावा बाबर और हुमायूं, भारतीय समुद्र में पुर्तगाली नियंत्रण की स्थापना, इसके राजनीतिक एवं आर्थिक परिणाम जो आगे पुर्तगाली नियंत्रण के हुए, जो आगे धीरे धीरे विदेशियों का आक्रमण होता है, आप जो व्यापार करने आते हैं विदेश से वो धीरे धीरे यहाँ पे वो शासक बनने लगते हैं। तो और साथ में ही उस टाइम में जो आपका बाबर और का यहाँ पे आए थे भारत में और यहाँ मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, तो उसके बारे में भी अच्छे से पढ़ लें। आगे बढ़ते हम लोग अब 16वां पॉइंट है सूर, राजनीतिक, स्वराजस्व और असैनिक प्रशासन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार के संदर्भ में। सूर वंश यहाँ पे शेरशाह सूरी का इसमें भूमिका महत्वपूर्ण है, तो इसे भी अच्छे से खत्म कर लें। अब 17वां पॉइंट है अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य का विस्तार। तो यह भी बीपीएससी में इससे भी प्रश्न पूछ लिया है। तो ये मुगल साम्राज्य का पढ़ रहे हैं तो अकबर ये बहुत लैंडमार्क रोल निभाया था मुगल साम्राज्य में, तो उसके बारे में अच्छे से आप लोग जानकारी रखें। उसकी जो राजनीतिक एकता थे, अकबर के अधीन राजतंत्र का नवीन स्वरूप था, किस प्रकार से वो अपने अधीन करता था राजतंत्र को। उसके बाद अकबर का जो धार्मिक राजनीतिक विचार था यह भी बहुत उदार विचार था, तो इससे भी आप लोग अच्छे से पढ़े। उसके बाद गैर मुस्लिमों के साथ संबंध, जो कैसे प्रकार से वहाँ पे जो है गैर मुस्लिमों के साथ संबंध था, सौहार्दपूर्ण संबंध था। उसके बाद 18वां पॉइंट देखिए। इसके अलावा देखिए अगर अकबर की बात किया जाए तो अकबर के बारे में आप लोगों को सब कुछ जानकारी रखना, प्रशासन के बारे में कैसे चलाता था, उसके बाद मनसबदारी जो इसके द्वारा व्यवस्था लागू की गई थी। इसके अलावा और भी जो भी सुधार किए गए थे, सामाजिक सुधार किए गए थे, जैसे आपका सती प्रथा पे, उसके बाल विवाह पे, ये सब चीज़ों पे जो लगाया गया था अकबर द्वारा, उस सबको ओवरऑल अच्छे से तरीके से पढ़ लें मुगल को आप। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा कि यहाँ पे ये सब खिलजी साम्राज्य और ये सब आपका इंपॉर्टेंट है, उस रूप से अगर देखा है तो इधर सूर साम्राज्य और अकबर की भूमिका इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 18वां पॉइंट है मध्यकालीन युग में क्षेत्रीय भाषाएं और साहित्य की वृद्धि, कला और वास्तुकला का विकास। तो इस टाइम में जो आपको मंदिर शैली का काफ़ी विकास हुआ था, और उस टाइम में जो भाषाएं और साहित्य का जो धीरे धीरे विकास हो रहा था, जैसे तुलसीदास वगैरह और भी बहुत सारे कबीर हुए और सभी जो नए नए जो आ रहे थे आपके भक्त साहित्यकार, तो उसके बारे में भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। अब 19वां पॉइंट देखते हैं कि राजनीतिक विचार और संस्थाएं, मुगल साम्राज्य की प्रकृति, भू राजस्व प्रणाली, मनसबदारी, जागीरदारी पद्धतियाँ, भू संरचना, जमींदारों की भूमिका, खेतीहर संबंध, सैनिक संगठन। जैसे कि हम लोगों ने भी पहले पढ़ा था कि पहले जैसे देखा था कि जो मुगल के संबंध में जो इन सारे चीज़ों को आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके बाद अब आते हैं औरंगजेब की धार्मिक नीति। तो ये देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, क्योंकि देखिए औरंगजेब का जो बहुत बड़ा
हाथ माना जाता है मुगल साम्राज्य के विनाश में। तो औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी, दक्षिण में मुगल साम्राज्य का विस्तार जो था, औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह जो था, स्वरूप और उसके परिणाम क्या हुए, इसके बारे में देखना है। अगर बात किया जाए तो शहरी केंद्रों का विस्तार, औद्योगिक अर्थव्यवस्था, शहरी ग्रामीण विदेशी व्यापार और वाणिज्य, मुगल और यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां जो इसके संबंध में जो थे, इसके बारे में देखना है। उसके अलावा 22वां पॉइंट है हिंदू मुस्लिम संबंध, एकीकरण की प्रवृत्ति, संयुक्त संस्कृति। तो जो आपको जो ये गंगा यमुना तहजीब कहा जाता है या फिर हिंदू मुस्लिम जो संस्कृति कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ना है। अब उसके बाद इम्पोर्टेंट आता है शिवाजी का उदय। शिवाजी के उदय में मुगलों के साथ उनका संघर्ष जो है, उसके बाद शिवाजी का प्रशासन, उसके जब पेशवा के अधीन मराठा शक्ति का विस्तार, उसके बाद प्रथम 3 पेशवाओं के अधीन मराठा शक्ति राजनीतिक संरचना थी, उसके बाद चौथ और सरदेशमुखी, ये जो एक कर व्यवस्था थी, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद पानीपत की तीसरी लड़ाई जिसमें हम हार हुई थी, उसके बाद कारण प्रभाव, मराठा राज्य व संघ का आविर्भाव व इसकी संरचना और भूमिका। तो ये जो है मराठा साम्राज्य के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़िए और खासकर शिवाजी के संबंध में। इस प्रकार से जो है आप लोग पार्ट 2 में इस सब महत्वपूर्ण टॉपिक कवर कर लें। उसका मुगल साम्राज्य का विघटन, नवीन क्षेत्रीय राज्यों का आविर्भाव जैसे बहुत जगह में हुए थे, नए नए साम्राज्य का उद्भव। तो अगर देखा है तो अगर पार्ट 1 के अंतर्गत अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में तो ये देखिए, इससे इंपॉर्टेंट आपका ये हो जाता है टॉपिक। सिंधु सभ्यता से प्रश्न आते हैं, वैदिक से आते हैं प्रश्न, इसको कर लीजिए। मौर्य से आते हैं, मौर्य काल जो है ये रहा, मौर्य काल से आते हैं प्रश्न। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो गुप्त से भी प्रश्न आते हैं, तो इससे महत्वपूर्ण है। तो ये जो आपका है, आपका एक सिंधु सभ्यता, वैदिक युग, उसके बाद मौर्य प्रशासन, उसके बाद गुप्त काल, तो ये सब जो है आप लोग अच्छे से खत्म कर लें तो इससे एक प्रश्न आपको जरूर टेकल हो जाएगा, 2 प्रश्न। उसके बाद अगर पार्ट 2 की बात किया जाए तो यह जो है काफ़ी स्टार्टिंग में अच्छा है, ये राष्ट्रकूट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में अगर अब इधर बात किया जाए तो आपका खिलजी साम्राज्य हो गया, उसके बाद तुगलक साम्राज्य हो गया, जो आप उसके मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद अगर बात किया जाए तो आपका जो अभी आपका भक्ति और सूफी आंदोलन था, सूफी और भक्ति आंदोलन, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर बात किया जाए विजयनगर साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य भी इम्पोर्टेंट है। अगर आगे बात किया जाए तो मुगल जो इतिहास है, मुगल साम्राज्य है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये भी इससे प्रश्न आ सकते हैं। तो और खासकर मुगल साम्राज्य में जो है आपका अकबर से प्रश्न आते हैं। उसका सूर साम्राज्य में आपका जो है आपका शेर शाह सूरी, तो उसे ध्यान रखिएगा, शेर शाह सूरी का, तो वो भी आते हैं प्रश्न उससे। उसके बाद अगर औरंगजेब की जो धार्मिक नीतियाँ, औरंगजेब का क्या कारण, औरंगजेब को माना जाता है मुगल डिसइंटीग्रेशन कारण, तो उसकी जो नीतियाँ थी, उसका जो विस्तार था मुगल दक्षिण में, तो और जो भी अन्य कारण थे उसको भी अच्छे से करना है कवर। तो ये जब प्रमुख टॉपिक हैं। उसके बाद अलावा शिवाजी का उदय, तो यह अगर अब बात किया जाए तो पार्ट 1 में जो है और पार्ट 2 में समग्र रूप से ये जो चुनिंदा जो स्टार मार्क जो टॉपिक है इसको कवर कर ले तो आप आराम से 3 प्रश्नों को कवर कर पाएंगे। तो अभी तक हम लोग इस वीडियो में जो है पार्ट सेक्शन 1 का पार्ट 1 और 2 देखे, तो अब नेक्स्ट वीडियो में जो है बाकी जो आपका सेक्शन 2 है उसका पार्ट 1 और 2 देखेंगे। तो हम लोग आप जो वीडियो का लिंक है वो आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो पार्ट 2 भी ज़रूर देख लें, इससे आपको हिस्ट्री की ओवरऑल नॉलेज हो जाए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।